पिछली बार एक असाइनमेंट दिया था पीरियोडिक टेबल के। गुड, कुछ चेहरे दिखे हैं, यस मैम याद किया है, दैट्स वंडरफुल। कितने लोगों ने याद किया है? नहीं पूरा नहीं, एस ब्लॉक कितने लोगों को याद है? एस, गुड, दैट्स वेरी गुड। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक नहीं याद है? उसका हाथ नीचे क्यों कर रहे हो? एस, पी और डी। तो अगली बार जब कल मैं मिलूंगी तो एस, पी और डी तीनों में पूरी क्लास के हाथ उठने चाहिए, है ना? और बहुत आसान है याद करना जब भी। हाँ जी, ट्रिक एक ही ट्रिक है, अपने सब्जेक्ट से प्यार करो। जितना अपने लगाव से याद करोगे। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, ऑफ द क्लास की बात है। हम कोई गाने को कैसे याद करते हैं? क्या आप रटते हो? ऑटोमेटिक याद होता है। क्यों? सुनो ध्यान से, क्यों? क्योंकि वो रिदम में होता है, मजे लेके सुनते हो। बहुत सही कहा इसने, आप मन से सुनते हो। जो चीज आप मन से करोगे आपको शर्तिया याद हो गई और नाम के साथ याद होगी। एक मेरी रिक्वेस्ट और है, मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है, आप लोग सिंबल के साथ जोड़ करके एक पंक्ति बनाते हो फिर याद करते हो। प्लीज ये ना करें। सिंबल के साथ याद करने के बाद एक दिन आप शुरू कर रहे हो, सुबह के दिन आपने सिंबल से शुरुआत की, उसके बाद 5-6 स्लाइड निकाल दो, उसके बाद हम उसको नाम से याद करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने सी बोला, ये एस सी, फिर टी आई वी, तो मुझे याद होना चाहिए एस सी क्या है? स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ये सीक्वेंस से याद होना चाहिए। उस समय अगर मैं मैग्नीज पूछ रही हूँ तो मुझे आजू बाजू का तुरंत ध्यान होना चाहिए कि मैग्नीज हाफ फिल स्टेट में है, तो मतलब 25 होना चाहिए। ये मैं आपको आज छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी। पर ये है एस ब्लॉक से हम क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक सबसे छोटा ब्लॉक है। 7 पीरियड है या नहीं है? तो फिर झगड़ा किस बात का था? जब हमें पता है बच्चों, छोटी सी टिप है, जब मुझे पता है, जब मैंने 6S2 की बात की थी, 6 पे मैंने क्या कहा था? लेंथेनाइट शुरू होता है। छठा पीरियड, डंडी का आपकी, छठे पीरियड पे ये देखिए एस्ट्रिक लगा हुआ है। और यहाँ मैंने आपको क्या बताया था? n-2 ऑर्बिटल उपकक्षक का भरना, यही कहा था। और किसकी बात की थी? थैलियम की, जो किसमें है? बोरोन का सबसे आखिरी, क्योंकि ये अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। तो ये जो 7th वाली रो है, 7th वाली रो जब मैं कह रही हूँ, या 7th वाला पीरियड है, ये अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, नॉट येट डिफाइंड। कुछ डिफाइन हुए हैं, कुछ का नॉमेनक्लेचर हुआ है लेटेस्ट, पर अभी ये प्रोसेस में है, डिस्कवरी में। तो यहाँ जब मेरा एक्टिनेट आता है तो मेरी ये दोनों पूरे कंप्लीटली फिल्ड है ना। यहाँ तो ट्रेंड भी नॉर्मल रहेगा, जो हमने पिछली बार बात की थी, पिछली परसों की क्लास में। ट्रेंड क्या क्या? साइज, आकार के बारे में बात की थी, आयनन विभव के बारे में बात की थी, बंधुता के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात की थी। तो ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल आकार के साथ जुड़े हुए हैं। आकार के घटने और बढ़ने के साथ ही हमारा ट्रेंड नॉर्मल रहेगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे, आकार बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कहीं घटेगा नहीं। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो उसमें आकार घट रहा है, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान होना चाहिए। जब मैं एस ब्लॉक की बात करी तो कुल सिर्फ 14 एलिमेंट याद करने हैं। कितने में से? मोटा मोटे अगर मैं लेती हूँ तो 118 में से। बहुत मोटा अगर मैं देखती हूँ तो अभी जो आइडेंटिफाइड हैं उन नामों के हिसाब से 118 हैं, है ना, अंदाज से। 118 छोड़ दो तो हम कितने ले लेते हैं? 103, 104, 105, 106। हालांकि मैंने 8, 9, 10, 11, 12, 10 तक दिए हुए हैं, है ना। उसमें से अगर मुझे 14 भी अच्छे कंठस्थ हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा कैसे भी, चाहे मैं रो में पूछूं यानी पीरियड में, चाहे मैं ग्रुप में पूछूं, तो मुझे याद होना चाहिए। बहुत सिंपल है वो, क्योंकि शुरुआत हम एस ब्लॉक से करते हैं। जब भी नया पीरियड शुरू हो रहा है, नई आवर्त शुरू हो रही है, मैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल उपकक्षक भरूंगी। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए इंपॉर्टेंट 2 टिप हैं आपके। पहला टिप कि मुझे एस ब्लॉक याद हो, सभी तत्व कौन से वाले आवर्त में मौजूद है। अगर मैं सीजियम की बात कर रही हूं तो छूटते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सीजियम पूरा आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट है और 6th में है। उसके बाद फ्रेंशियम है। क्लियर? और यही मैं अगर सीजियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगी तो मुझे क्या चीज याद होनी चाहिए? नोबल गैस, ये मुझे याद होनी चाहिए। तो जब मैं 6S2 S1 भरूंगी सीजियम का,
तो मेरे पास कौन कौन सी चीज कंप्लीट होनी चाहिए, नोबल गैस का 5th वाली रो पूरी होनी चाहिए कंप्लीट, यानी 5वीं आवर्त के अंदर जो भी नोबल गैस आएगा उस नोबल गैस का भरा हुआ होना चाहिए। और ये है हमारा जेनन, एक्सी जेनन है ना, और जेनन क्या है 54। ठीक है, तो अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन सीजियम की लिखनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो सीजियम की मुझे पोजीशन बताओ। तो सीजियम मेरा अल्कली अल्कलाइन में है, एस ब्लॉक में है, कहाँ है, फर्स्ट ए में है, तो यानी S1 कॉन्फ़िगरेशन, nth S1 ठीक है, n मुझे भी ध्यान नहीं है, तो मुझे अगर एस ब्लॉक के तत्व याद हैं तो मैं कर सकती हूँ उसको कि किसके बाद क्या आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो छठे पे आ गया, तो ये मेरा किस में बदल गया, 6 में। तो डेफिनेटली इससे पहले मैंने जो पीरियोडिक टेबल का एक खाका बनाया था, तो इससे पहले मेरे पास क्या आएगा, यहाँ अगर 6th है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, नोबल गैस, यानी 5th, और 5th के अंदर क्या आएगा, ये 5th में S भी है, P भी है, D भी है, F भी है, सभी हैं, लेकिन क्या क्या भरा हुआ है, हमेशा ध्यान रखो n-1 तो D भरता है, n-2 F भरता है। तो अगर मैं n-2, बच्चे लिखो नहीं, समझ लो, क्योंकि ये चीज़ बहुत सिंपल है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा। 5th में से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो 4D, ये तो पॉसिबल है। 5th में से अगर 2 माइनस करती हूँ 3F, क्या ये पॉसिबल है, क्लियर। तो यानी इसमें एक्टिनाइड सीरीज नहीं है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज नहीं है, ये क्लियर है। और हमें पता है सीजियम के बाद बेरियम और फिर लेंथेनाइड है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या भरा जाएगा, 5S, पहले तो ये 2 भरे जाएंगे, और उसके बाद मेरा क्या है, डी ब्लॉक है, संक्रमण तत्व, और संक्रमण तत्व कब भरे जाते हैं, आपके n-1 में, यानी 4D में, और 4D कब भरा जाएगा, सॉरी 5P कब भरा जाएगा, इसके बाद, है ना, 4D के बाद। तो मेरा 5S2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 4D 1 से 10, क्लियर। 2 ये हो गए, ये हो गए, और P कितना है 6, क्यों, क्योंकि मेरा जेनन तक पहुंचने के लिए मुझे ये ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 5D था लेकिन खाली था, F है लेकिन खाली, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, ये सारा मुझे मालूम होना चाहिए यहाँ तक। D भरेगा लेकिन कौन सा, अंदर वाला, तो बाह्यतम कोश हुआ है मेरा 6S1। उससे पहले सारी कॉन्फ़िगरेशन या तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए जेनन की 54, और उसके बाद सीजियम की, यही है, यही है। देखो आप पीरियोडिक टेबल में एक बार देख लेते हैं, आपकी किताबों से ही है ये, आपके इसमें उलझता बहुत है अभी। 55 दिख रहा है, तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर भी ध्यान है और जेनन का ध्यान है 54 है, तब तो कुछ करना ही नहीं, जेनन सीधे लिखा और सीजियम और S1, क्योंकि मुझे पता है 54 में एक आएगा तो 55 होगा और वो सीजियम ही होगा, क्लियर। तो मुझे वो जो जिगजैग आप बनाते हो, जो हम पैटर्न शुरू करते हैं कि जिगजैग बना के फिर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कुछ नहीं करो। पहला टिप, मुझे एस ब्लॉक के तत्व याद हो, दूसरा टिप, मुझे उसके अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग नोबल गैस ध्यान हो, क्योंकि नोबल गैस भरने के बाद ऑक्टेट यहाँ खत्म होता है, उसको खत्म होने के बाद ही मेरा एस शुरू होगा। और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित कई सारे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को आप कभी लाइटली मत लीजिए कि आवर्त सारणी याद नहीं करेंगे तो भी केमिस्ट्री हो जाएगी। आपकी 50% केमिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी कैसे बनी है, प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, गुणधर्म के आधार पे। एक से गुणधर्म वाले, फॉर एग्जाम्पल 12वीं कक्षा के सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, या 11वीं 12वीं कह लीजिए, यानी जो 10वीं से अपना कैरियर साइंस में बना चुके हैं वो यहाँ आ गए, एक से गुणधर्म के आ गए। ऐसे सारे एक से गुणधर्म वालों को एक साथ ग्रुपिंग की है। तो अगर मुझे एक ग्रुप का पूरा याद है तो मैं सारी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, तत्व की बता सकती हूँ, बशर्ते मुझे उसकी पोजीशन बताओ। उदाहरणतः
पिछली बार मैंने आपसे बात की थी गैलियम और एल्यूमिनियम की, ये बात की थी, है ना। और अगर मुझसे पूछा जाए आयनन विभव के बारे में कि आयनन विभव गैलियम में और एल्यूमिनियम में क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरह से रहेगा, कौन सा बड़ा छोटा होगा या बराबर होगा, तो मुझे पोजीशन तो पता है, लेकिन अगर मुझे ट्रांजिशन कंट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, संक्रमण संकोचन के बारे में नहीं पता, तो शर्तीय तौर पे मैं क्या करूंगी, गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से कम है। क्यों? क्योंकि आकार बड़ा है, नीचे है, इसलिए यही कहूंगी ना। पर मुझे मालूम है कि गैलियम से आने से पहले पहले कैल्शियम और गैलियम के बीच में 10 डी कक्षक वाले तत्व हैं। वो डी कक्षक वाले तत्व बाह्यतम में नहीं है, बाहर से अंदर है। और चूंकि डी कक्षक में है तो नाभिकीय आकर्षण बल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जाएगा और संकुचन होगा। संकुचन की वजह से आकार गैलियम और एल्यूमिनियम का सेम हो जाएगा, जबकि गैलियम अगले वाले सारणी में है, यानी एक शेल के दूसरी शेल में नंबर ऑफ शेल बदल गया है, बड़ा हो गया है, फिर भी उसका आकार सेम रहेगा। और सेम रहने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, भारी रहा, तत्व भारी हो गया और आकार छोटा हो गया बड़ा होने की जगह, तो क्या रहेगा, जो ट्रेंड हमारा नॉर्मल होना चाहिए था वो बदल जाएगा। तो साइज में हमारे बराबर होने से आयनाइजेशन पोटेंशियल अब क्या होगी, घटने की बजाय बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी, भाई ऐसे मत करो, घटेगी बढ़ेगी, एक ट्रेंड बताओ। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, तुरंत मैथ्स में फॉर्मूले, दिमाग में फॉर्मूले चलने चाहिए। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम घटा, जब नीचे वाले भाग देने वाली संख्या घटती है तो क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। तो जब मास हमारा बढ़ गया, ऊपर वाली संख्या भी बढ़ गई, नीचे वाली भी घट गई, तो अपना रिजल्ट जो होगा तो ज्यादा ही आएगा ना, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वो पीरियोडिक टेबल पे पोजीशंस के ऊपर आधारित रहते हैं, क्लियर। तो जब कल अपन क्लास में मिलेंगे तो एस ब्लॉक तो आपको नाम से ध्यान होंगे ही होंगे, कोशिश करिएगा पी में भी और डी परसों तक याद कर लीजिएगा, पर ये एस, पी और डी कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है, और नाम के साथ होने चाहिए, सिंबल के अलावा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम टी आई और टी एल और टी एच इन सब में फर्क नहीं कर पाते हैं, ये अमूमन देखा गया है बच्चों के साथ। टी आई इज टाइटेनियम, टी एल इज, देखिए अभी कंफ्यूजन हो गया, थैलियम, टी एच इज थोरियम, मैं बता देती हूँ आपको, लिखो नहीं कुछ भी, सब किताबों में है। टी आई टाइटेनियम, ये कहाँ है, डी ब्लॉक में है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। टी एच थोरियम, ये कहाँ है, कहाँ है, देखो थोरियम लेंथेनाइड सीरीज में, यानी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव में, जिनसे विकिरण निकलती हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी टीएल की, कल मैंने परसों मैंने उदाहरण लिया था थैलियम, और हमारा एक है टेलुरियम, कहाँ है टेलुरियम, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में देखो आप लोकेट करो, ये आपका टेलुरियम है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलियम। एक छोटा सा और आपको मैं यहाँ पे टिप दे देती हूँ, हमारे जितने नेचर के अंदर स्टेबल तत्व हैं वो कहाँ खत्म होते हैं, लेड और बिस्मिथ। आप देखिए बिस्मिथ के बाद क्या आता है, अभी मैंने आपसे बात की, पोलोनियम, कुछ नहीं, कैसे है बेटा, ये लेड है कार्बन के नीचे, हमने कल बात की थी परसों, बिस्मिथ है नाइट्रोजन का सबसे आखिरी, फिलहाल आखिरी क्योंकि अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए, नाम नहीं दिए गए, और ऑक्सीजन के नीचे पोलोनियम। और हमने जब नाभिकीय विकिरण की बात की थी 10वीं क्लास में, जब साइंस शुरुआत की थी, तो हमने क्या क्या लिया था, पोलोनियम को हमने क्या पढ़ते थे, कुछ याद दिलाऊं आपको अगर ध्यान हो तो, अल्फा, बीटा और अल्फा, बीटा, गामा, क्या है ये विकिरणें, कहां से निकली थी, कौन सा एलिमेंट लिया था, पोलोनियम लिया था,
तो पोलोनियम से निकला मतलब वो धीरे धीरे से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिके हो रहा है। जो चीज स्थायी नहीं है, डिके हो रही है, इसका मतलब वो अनस्टेबल एलिमेंट में कहलाएगा। तो हमारा स्टेबल एलिमेंट की चेन कहाँ खत्म होती है? एक चीज और कोरिलेट करो, आपने 4 डिसइंटीग्रेशन सीरीज पढ़ी हुई हैं, नाभिकीय विकिरण आपकी सीरीज, जिसमें 3 हमारी कहाँ खत्म होती हैं? यूरेनियम से शुरू होकर के लेड पे, लेड के डिफरेंट आइसोटोप्स पे खत्म होती है ना 3 सीरीज। और एक सीरीज कहाँ खत्म होती है? जो नेपच्यूनियम से शुरू होती है, बिस्मिथ पे, है ना, यही है। तो हमने इतना तो नाभिकीय केमिस्ट्री पढ़ी है। पार्डन बच्चे, ये सीरीज आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन सीरीज के बारे में इतना तो आपने जानकारी ली होगी जब अपने रेडिएशंस की बात की होगी। आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है ये कि हमारे पास 4 डिसइंटीग्रेशन डीके सीरीज होती है। वो धीरे धीरे डीके करते, अनस्टेबल एलिमेंट डीके होते 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 स्टेबल पे आके रुक जाता है। जहां वो रुकता है वो आपका एंडिंग हो रही है 3 लेड पे खत्म हो रही है, एक आपकी बिस्मिथ पे खत्म हो रही है। फर्क सिर्फ, दोनों स्टेबल हैं, फर्क सिर्फ इतना है, ये इवन नंबर का है, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है 82 है, इसका 83 है। इवन नंबर और ये ऑड नंबर, इतना सा फर्क है। एक इवन नंबर की सीरीज है, एक ऑड नंबर की है। तो 3 हमारी इवन नंबर लेड पे खत्म होती है, एक आपकी ऑड बिस्मिथ पे खत्म होती है। ये मैजिक नंबर है, ये सब बात की बातें हैं, फिलहाल अपन इस पे बात नहीं करेंगे। तो हमारा कुल इतना कहना है कि बिस्मिथ तक हमारे जितने एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल कहलाते हैं, स्थायी। पोलोनियम के आगे से जितने भी हैं आपके, पोलोनियम, एस्टेटेन, रेडॉन, फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम की पूरी सीरीज, ये सारी आपकी, और एक्टिव में जब बात करेंगे तो सीरियम से लेके देखो आप, सीरियम, प्रोसोडियमियम, नियोबियम से सारी जितनी सीरीज है आपकी, सारी की सारी मैन मेड आर्टिफिशियल तत्व हैं जो कि रेडियो एक्टिव सीरीज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये छोटा सा उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि जब हम तत्वों के बारे में बातचीत करते हैं तो उनके साथ उनके गुणधर्म भी समझो। कि हमको लेड याद करना है, आप या तो कार्बन के नीचे लेड है और रट रट के याद कर रहे हैं, यह छोटा सा दिमाग में रखो। 82 और 83 लेड और बिस्मिथ हैं, एक कार्बन के नीचे की और एक नाइट्रोजन के नीचे की, और दोनों अपने स्थायी पे खत्म हो रहे हैं। उसके बाद सारे, क्यों पोलोनियम से रेडियोएक्टिव सीरीज है, बिस्मिथ के बाद पोलोनियम, क्योंकि पोलोनियम से हमने पढ़ा है कि विकिरण होता है। तो जो आपने बचपन में चीज 10वीं में पढ़ी है तो वो आपके दिमाग में इस तरह से इंटैक्ट रहेगी पीरियोडिक टेबल के साथ, तो आप नहीं भूलोगे। अब आपको 3 एलिमेंट की पोजीशन याद हो गई ना, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कराऊं तो 1 मिनट में कर दोगे। अब आप भूल नहीं सकते ना, ठीक है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जब हम गुणधर्म के साथ किसी के तत्व की बात करते हैं। वो जो तुम्हारा प्रश्न था कि कैसे याद करें मैम, टिप क्या है, वो टिप बेटा यही है कि मैं एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ कहाँ उसको मैंने पढ़ा और ये कैसे कोरिलेट हो रहा है, उसको अगर मैं याद करती हूँ, यानी मैं अपना जुड़ाव लगाती हूँ उसके साथ, एकेडमिक जुड़ाव लगाती हूँ, तो निस्संदेह मैं उसको भूलूंगी नहीं। ठीक है। अब टेलुरियम भी ध्यान है, थैलियम भी ध्यान है, थोरियम भी ध्यान है और टाइटेनियम भी ध्यान है। अब ये 4 मेरे टी वाले भी मैं नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती ना। चारों मैंने निकाल ली, कहाँ कहाँ है, टी से शुरू होते हैं, कंफ्यूजन होता है इनमें। ऐसे अगर मैं RH, RE और ये भी निकालूं तो निकल जाएंगे, रोडियम, रीनियम वगैरह वगैरह। तो जब हम एक बार पूरा याद कर लेते हैं तो उल्टा पुल्टा रिवीजन करेंगे जब हम, कि मैंने सारे 4 ये टी निकाल लिए, कौन सी कहाँ पे, वो पहली बार याद करते हैं तो नामों में भी कन्फ्यूजन होता है और सिंबल में भी कन्फ्यूजन होता है। आप थैलियम की जगह टी लिखाते हो, तो अब आपको ध्यान होना चाहिए। फिर जब मैं आपसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करी थी तो मैंने उदाहरण आपका कौन सा लिया था, थैलियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 6p1। बाह्यम, बाह्यतम, तो बाह्यतम में मैंने 6 पीरियड की, ये हमारा 6 चल रहा है, 6 पीरियड की जब मैं बात कर रही हूँ सीजियम वाले पीरियड में, थैलियम बोरोन के सबसे नीचे वाला। और इसको मैंने कैसे कोरिलेट किया कि जब मेरे को ऑक्सीकारक अवस्था इसकी देखनी होती है तो बोरोन वाला तत्व, हम जानते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम +3 स्टेबल स्टेट में कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि S2 और P1 दोनों निकलेंगे। मैं वर्बली बता रही हूँ, आप इसको लिखेंगे तो आपको ध्यान आएगा। NS2 NP1, ये इसके आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, यही है ना। तो क्या होना चाहिए, इनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि तीनों इलेक्ट्रॉन एकदम से दे दें। बोरोन एक्सेप्शनल केस है, बोरोन की केमिस्ट्री भी अलग आती है, पर आपके लेवल पे वो नहीं पढ़ाएंगे, बस मैं मोटा मोटा ही बता देती हूँ। उस वाले ग्रुप में हमारा ही होना चाहिए। लेकिन जब तक मैं नीचे पहुंचती हूँ, 6 पीरियड तक पहुंचती हूँ,
तो मैंने देखा है कि थैलियम की प्रवृत्ति +1 की ज्यादा स्थायी है और थैलियम +3 नहीं है, ग्रुप एक ही है। तो मुझे एक तो पोजीशन याद हो गई इसकी कि बोरोन के ग्रुप का है, दूसरा इसका मेरे को यूं पोजीशन याद हो गई कि 6 पीरियड में है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म जो कि अक्रिय हो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में या किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन के इन्वॉल्वमेंट में। क्योंकि जब मैं +1 +3 लिख रही हूं तो ये कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन लेना और देना, दिया गया इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति 3 की बजाय 1 रह गई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे ना, तो फिर सीधी सी बात है अक्रिय युग्म प्रभाव। और जब मैं इधर की तरफ आती हूँ, दाएं से बाएं, लेफ्ट से राइट में यूं चलूंगी दिस साइड, ये प्रवृत्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए हैं, और हमने पढ़ा है ये फंडामेंटल रूल कि जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू होते हैं नाइट्रोजन तक, यानी नाइट्रोजन के ग्रुप में बिस्मिथ तक का हाफ फील्ड अर्धपूरित अवस्था आ जाएगी पीरियोडिक टेबल में। इसलिए आपको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल याद करो। आज तो मैंने शो कर दी, हो सकता है कल नहीं करूं। थैलियम, लेड, बिस्मिथ किस में है? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन में क्या है? अर्धपूरित अवस्था। यहां तक हाफ फील्ड हो गया, तो प्रचक्रण एक तरफ में है, मैं चाहे सीधी की तरफ मानूं चाहे उल्टे की तरफ मानूं, यानी मैं क्लॉकवाइज लूं या एंटी क्लॉकवाइज लूं, पर तीनों एक ही डायरेक्शन में है। अब चौथा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी स्पिन कैंसिल होगी, तो नाभिकीय आकर्षण बल नाभि की तरफ होगा, और बाएं से दाएं जाते समय छोटा भी होता जा रहा है क्योंकि वो शेल पूरा होने लगा है। तो छोटा होने लगेगा तो क्या होगा? नाभिकीय आकर्षण बल की जगह बल की वजह से जो एस का इफेक्ट है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वो कम होता चला जाएगा। अब आपके जो टेंडेंसी ऊपर वाली थी वही रह जाएगी, यानी बाह्यतम कक्ष के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, लेने के लिए या देने के लिए। और हम जानते हैं जैसे जैसे साइज छोटा होता है लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्यों? हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, क्या कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 5 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा करना आसान है। प्रोटॉन का नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जब बाएं से दाएं गए इनर्ट पेयर इफेक्ट कम होता चला गया। थैलियम में सबसे अधिक है, फिर लेड में और फिर बिस्मिथ में। इस पे आधारित जो मैं प्रश्न अमूमन बाद में करती हूँ, अभी आपको बता देती हूँ। एक उदाहरण तो ये दिया मैंने, दूसरा उदाहरण है आपके पास कार्बन के ग्रुप का, जो अमूमन हम प्रश्नों में देखते, इसमें एग्जाम में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सा स्थायी और क्यों? थोड़ा सा सोचना, करना, फिर बताना। तब तक मैं बचा हुआ बोर्ड साफ कर लेती हूँ। प्रश्न समझ में आ गया? दोनों के एक ही ग्रुप के हैं भैया, लेड और कार्बन, 4th के ही है ना। जिन्होंने बिल्कुल पीरियोडिक टेबल नहीं याद किए उनके लिए ये देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। CSIGE SNPB, यही याद किया था, अब नाम से याद करना। ये मत याद करो, है ना। कोशिश करो जो सिंबल है उसको पूरा बोल के। सब आता है, जब तुम सिलिकॉन बोलोगी तो SI निकलना चाहिए, हाथ SI चलाना चाहिए, ये ट्यून्ड हो जाता है बेटा। शुरू के जो हैबिट डालोगी, और अगर शुरू से ही हैबिट डालोगी कि नहीं मुझे सेंटेंस बनाना है, वो गए सीताजी वाला जो भी तुम अभी बोल रही थी, तो वो सेंटेंस बोले बिना तुम कोई एलिमेंट नहीं लिख सकती, शर्ती है। हमारे जब क्लास 10 के टीचर ने सबसे पहले फंडामेंटल बताया था, सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया था कि 118 एलिमेंट आपको याद करके आने हैं, और आप मान के चलिए अगले दिन हमने याद करके सुनाए, और नाम और सिंबल के साथ सुनाए। उंगलियां भर ली, 1 रो पूरी 7 है ना आपके, ये 7 भर लिए, उठते बैठते देखते याद कर रहे हैं। सिंबल के साथ जब मैं Na बोल रही हूँ तो सोडियम निकल रहा है, Li दिख रहा है तो लिथियम निकल रहा है, तो दिमाग में आपके एम्बॉस होने लगता है।
बनने लगता है। अगली बार कहीं भी आपको Li दिखेगा, लिथियम ही निकलेगा, और जब लिथियम बोलोगी तो Li लिखा जाएगा। ये चीज़ें कोरिलेट होती हैं। और यदि मैंने भी सेंटेंस याद किया होता तो शायद मैं सेंटेंस बोलने के बाद जहाँ वो लिथियम आता तब लिखती। तो हाउ यू ट्यून योरसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। शुरू से अगर मैं सेंटेंस के भरोसे चलूंगी तो मैं बिना सेंटेंस, वो बीच में आ गया तो मैं उसको बिना सेंटेंस कंप्लीट किए नहीं पकड़ सकती। और अगर मैं ट्यूनिंग यही कर रही हूँ कि मैंने सिंबल लिख दिए हैं, 1 घंटे में 1 घंटा में ये याद कर लिया, 7 उनको रट लिया, दूसरे घंटे में दूसरा लिख लिया, रट लिया, और फिर उसको मैंने रिप्रोड्यूस किया। साइंस पंडित पोथी है बच्चों, आपको याद करनी है, पहले रटनी है, समझनी है, फिर उसको वापस रिवाइज करनी है। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, सुना है? बिना पोथी के बोलते हैं ना। आप उनको 15 दिन तक कोई मंत्र नहीं बोलने दीजिए, 16वें दिन भूलने लगेंगे। साइंस भी पंडित पोथी है। आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे अपना सब्जेक्ट, आप भूलने लगोगे। 100% है ये। कोई भी विषय आपने एक बार पढ़ लिया और आप सोचें आपको याद हो जाएगा, नहीं। आपको लॉजिकली समझना है, आपको अपनी मेमोरी में इसको एम्बॉस करना है, अंकित करना है। जैसे वो गढ़ता है ना, घड़े पे, वो किस पे, आपके बर्तन, पीतल के बर्तन पे नाम गढ़ते हैं, ऐसे आपको गढ़ना है। गढ़ने के बाद आप उसको मेमोरी में रख के छोड़ दीजिए, फिर रिवाइज करिए। रिवीजन इतना बढ़िया होगा, आपको नींद में भी उठाएंगे, आप एलिमेंट बोल सकते हो। तो गढ़ना चाहिए। तो इसलिए खैर मेरा ये बताना इसलिए था कि अभी आप बिल्कुल करियर पॉइंट पे हो और ये चीज़ें आपको टाइम सेव करती हैं। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑप्ट करते हो, बाजू वाले ने अगर सब चीज़ रटी हुई है, याद है और उसको अलर्ट है, तो वो आपसे 2 मिनट में ज़्यादा प्रश्न कर लेगा और आप पीछे रह जाओगे। तो आपको कॉम्पीट करना है तो आपको अपने सब्जेक्ट का कमांड होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो खैर यहाँ जो मैं बात कर रही थी, कार्बन के ग्रुप के ही हैं दोनों, पहला और आखिरी, ये फ़र्क है। तो उससे क्या होगा, पहला और आखिरी होने से क्या ऑक्सीकारक अवस्था में कोई चेंज आएगा? मैंने टिप दी है आपको, ऑक्सीकारक अवस्था में कोई चेंज आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकती है, नहीं होना चाहिए। आएगी या नहीं आएगी? क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्या बढ़ने के कारण? तो आकार बढ़ने से क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन तो और लूजली बच देना चाहिए। आकार यदि बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो नाभिकीय आकर्षण बल कम हुआ ना, कम होने से तो बहुत लूजली देना चाहिए, तो लेड की तो और बड़ी होनी चाहिए। तो क्या चीज हुआ बताओ? इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोलो ना। अब भी मैंने समझाया था 2 मिनट पहले। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण दोनों आपके 4th ग्रुप में है। मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, ठीक है। पहले वाले कार्बन का N क्या है? 2, यानी सेकेंड सेल का S और P, यही है। दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना प्रबल है, और हम जानते हैं कार्बन CH4 है या नहीं है? चारों इलेक्ट्रॉन निकले, और CO, C डबल बॉन्ड O, +2 स्टेट, +4 स्टेट। ये ज्यादा स्थायी है कि ये ज्यादा स्थायी है? +4। क्यों? क्योंकि पूरी शेल के इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो गए। दूसरी बात, यहाँ एक कंसेप्ट और आता है, विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ऑक्सीजन 3.5, सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है 4, फिर ऑक्सीजन की 3.5, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन की 3, फिर आपकी कार्बन की 2.5, सॉरी इट्स नॉट 2.1, 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, फिर बोरोन एंड सिलिकॉन की 1.8, सो एंड सो फोर्थ। पर कुल मिला के शुरू के मुझे हाईएस्ट कुछ याद होने चाहिए, और ये आपके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने में भी मदद देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो जब अधिक डिफरेंस होगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन पूरे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा या नहीं?
और कार्बन के देने की टेंडेंसी है, यहाँ पे दे के वो आराम से स्टेबल रह सकता है। तो अंततः हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और वैसे भी हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अधिक स्थायी है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिव है। जो स्थायी नहीं होगा वो रिएक्टिव होगा स्थायी अवस्था में आने के लिए। मैं नीचे की तरफ ये जैसे जैसे आती हूँ, 2 की जगह क्या हो रहा है, ये 6s2 6p2 और S और P के बीच में क्या भरा गया। पीरियोडिक टेबल में देखती हूँ मैं 6 में चल रही हूँ तो यहाँ आई ना, क्या क्या भरा गया, 6 - 1 5d, 6 - 2 4f। कल ही परसों ही बताया था। 24 गुना प्रोटॉन की जब संख्या हो गई, नाभिकीय आकर्षण बल किस पे लगा, 6s2 भरने के बाद 6p आया तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से क्या रहा, ये 6s2 आपका निकल नहीं सकता, डीपली एम्बेडेड है यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि S में भी हैं जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर के हैं, ठोस स्ट्रक्चर के हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके S से हैं। अपोजिट स्पिन जब होगी तो स्टेबल अवस्था होगी, तो स्थायी अवस्था में से इसको अनपेयर करने में ऊर्जा अधिक लगेगी। और वो इतनी अधिक ऊर्जा होगी कि अगर हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाने के बाद क्या निकलती है, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा अगर अधिक हुई तो कंपाउंड स्टेबल होगा ना, निकलेगी ज़्यादा तो स्टेबल होएगी। और अगर उस कम निकलती है तो अनस्टेबल हुई, दी तो हमने ज़्यादा अनपेयर करने के लिए और निकली उतनी नहीं, तो स्टेबिलिटी होगी नहीं, बैलेंस नहीं होगा। इसलिए इसमें इतनी अधिक ऊर्जा दी गई है कि आराम से इसको अनपेयर नहीं कर सकते हम, वो ऊर्जा नहीं लग सकती, इसलिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन काम में होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन काम में होंगे तो ये आपका स्थायी होगा और ये आपका अस्थायी होगा। तो एक ही ग्रुप के ऊपर और नीचे आने पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आ गया। तो इसलिए जब हम पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं पीरियोडिक टेबल के संदर्भ में बता रही हूँ, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम वेरिएबल वैलेंसी यानी एक से अधिक ग्रुप नंबर, वर्ग नंबर से अधिक वैलेंसी वाली ग्रुप को जब देखते हैं हम, तो हमारा पी ब्लॉक के तत्व भी उसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपके संख्या बदल जाती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जैसे कार्बन के अंदर +2 भी है, +4 भी है, -4 भी है, तो वेरिएबल वैलेंसी आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ तो जब हम पी ब्लॉक में अलग से पढ़ेंगे तब बात है। एक उदाहरण ये है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण आपका आएगा नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ का। आप देखिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 3 तो पी के हैं और 2 एस के, 5 निकलते हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? इसको चेक करिएगा आप, इसके 5 होते हैं और जैसे जैसे मैं नीचे आती हूँ, बिस्मिथ में +3 स्टेबल स्टेट होती है बजाय +5 के। फिर वही कारण, हालांकि क्षीण होता चला जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का, लेकिन यही आपके जो S2 इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। क्लियर? तो ऐसे कई उदाहरण दे करके आपको, यही उदाहरण आपका एंटीमनी के साथ भी आ सकता है, टिन के साथ भी आ सकता है, इंडियम के साथ भी आ सकता है, लेकिन इसके मुकाबले यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो जब हमें कंपैरिजन में मिले, मान लीजिए आपका टिन का और कार्बन का कंपैरिजन आ गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से वर्ग में है और कौन से पीरियड में है और उस पर क्या इफेक्ट लगेगा, तो ताकि उससे हम उसको कोरिलेट करके जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब रूटीन पे आइए अपने जहाँ पढ़ रहे थे। हमने बात की थी, ये सब पढ़ लिया था। चलिए आगे चलिए, स्ट्रक्चर बता दिए थे आपको मैंने, समरी हमने कर ली थी, ये समब्रंश की भी बात हो गई थी। आगे चलिए, परिरक्षण प्रभाव में समझा चुकी हूँ, समझ में आ गया। शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड यानी ढाल, और ढाल का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो हम किस चीज़ को रोक रहे हैं यहाँ, नाभिकीय आकर्षण बल को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की क्यों बात करते हैं हम? मैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रही हूँ भाई? ये नाभिकीय आकर्षण बल है, और मान लीजिए मेरे शेल, खूब सारे शेल हैं, और यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऋणावेशित चार्ज है,
ऋणावेशित जहाँ भी होगा, नेगेटिव चार्ज जहाँ भी होगा, तो पॉजिटिविटी की इच्छा रहेगी कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, है ना, आकर्षित करे। तो जहाँ तक नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ तक इसको ये अट्रैक्ट करेगा। शील्ड, कोई भी बीच में ऐसे शेल के इलेक्ट्रॉन्स हों, इस तरह की शेल के इलेक्ट्रॉन्स हों जो उसको उसमें से छन के जाने से रोकते हों। तो कौन से हैं? एस, ठोस। ठोस है, उसमें से आर पार नहीं हो सकती। तो अगर मैंने एक उदाहरण आपको कल परसों भी दिया था डी ब्लॉक के बारे में, जब हमने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी, यदि डी ब्लॉक का स्ट्रक्चर की जगह या डी ब्लॉक की बजाय यहाँ एस होते, और अज्यूम कर लीजिए एक बार, हम ऐसे सोचते हैं आर्बिट्रेरी कि इन एस में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ठोस हमारे भरे हुए हैं, तो नतीजा क्या होता? बाह्यतम वाला जो पी इलेक्ट्रॉन है वो लूजली घूम रहा होता है ना, और आकार बढ़ गया होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के बावजूद उसमें से छन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचता। पर अभी क्या है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले में हमारा या तो डी है या एफ है, अंदर से अंदर वाला, और दोनों की शेप स्ट्रक्चर क्या है? जब मैं शेप या स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन की 3D के अंदर, स्पेस के अंदर कहाँ तक पहुँचे। मैं अगर इसको विजुलाइज करूँ 3D के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन 360 में गोलाकार में घूम रहा है और इतना कंटिन्यूअस है कि वो एक तरह से ठोस स्ट्रक्चर बना रहा है। पी शेप में घूम रहा है, एस पी एक्स वाई और जेड में, और डी में यानी बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस, और इसी तरह से एफ में। तो एफ और डी के इस तरह, पी और एस के मुकाबले में इस तरह की संरचना होती है स्पेस के अंदर कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें से निकल के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तक पहुंच के उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो शील्डिंग क्या हुई? यहाँ पे पुअर हो गई, कमज़ोर हो गई। तो एस की सबसे अधिक, फिर आपकी पी, फिर आपकी डी और फिर एफ, और इस पे आधारित पे आपके कई प्रश्न होते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, ये समझा चुके हैं। नेक्स्ट चलिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी हम कर चुके थे। आगे चलिएगा, उदाहरण दे दिया था, ये भी कर लिया हमने। यहाँ एक बार पहली स्लाइड दिखाइए। ये जो हमने बात की थी, एक तो हमने पीरियोडिक टेबल के आधार पे इसको चेक कर लिया कि हमारा 4s भरा, और उसके बाद 4p से पहले हमारा 1 - 3d भरा नंबर की वैल्यू से। नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। अब अगर मैं स्ट्रक्चर देखती हूँ, ये वाला देखती हूँ कि ये बढ़ने के क्रम में है। अब यहाँ आप देखिए, ये कौन सा किस पिक्चर को डिपिक्ट करता है? हाइड्रोजन को। क्यों? अगर यहाँ मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की ऊर्जा समान है, इनकी समान है, इनकी समान है, और ये कब स्थिति है? जब सारे के सारे खाली हो, समभ्रंश, डिजनरेट, यही है, यानी एक सी ऊर्जा पे हैं सारे। क्लिक करिएगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आता है ये शिफ्ट होने लगते हैं, और हमारी पोजीशन अब क्या हो गई? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, और अब d में नहीं जा रहा है, 4s, अब p में नहीं आ रहा है। क्लियर हो गई? तो ये हमारा इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट लो। अब ये कुछ नियम है, हालांकि आप लोगों को आते हैं, जस्ट टू रिवाइज इट। ये 4 आपके नियम है, और कई बार इस पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन रटिए नहीं, इसको समझ लीजिए सिर्फ। पहला आपका बॉ नियम है, जो सीधी सी बात है कि ग्राउंड स्टेट में नीचे से ऊपर हमारे ऊर्जा बढ़ती है और उसी के क्रम में इलेक्ट्रॉन का भरना होता है। दूसरा है पॉली अपवर्जन सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी 4 क्वांटम संख्याएं एक सी नहीं होंगी। आपकी अगर 3 समान है तो चौथी स्पिन में जरूर कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन कहाँ आता है? स्पिन का अप या डाउन में, प्रचक्रण किस तरह से है। फिर होन्स रूल का, होन्स रूल में क्या कहता है ये? जो हमें किसको इंकित करता है? हाफ फिल्ड स्टेट को, अर्धपूरित अवस्था, जो हम कहाँ बात करते हैं? पी ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पी ब्लॉक में 3 पी है, एक्स, वाई और जेड। होन्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन समान कक्षकों में तब तक एक भरेगा जब तक कि उसके पास स्पेस है। यदि ये 5d कक्षक होते तो मेरे पास एक और आता। चौथा वाला इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो अब ये पेयर होगा। तो जब तक पेयर नहीं होगा तब तक वो, जब तक कि इसके पास स्पेस हो, समान ऊर्जा वाले।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारे कहाँ काम में आएगा जब हम हाइब्रिड कक्षकों की बात करेंगे। हाइब्रिड कक्षक क्या होते हैं वो हम जब बॉन्डिंग की बात करेंगे तो वहाँ ये लागू होगा। नेक्स्ट लीजिएगा। अब एक कॉन्फ़िगरेशन अपन भर लेते हैं और नहीं करो क्लिक। P15 फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कहाँ उपस्थित है? P ब्लॉक नाइट्रोजन में। गुड, नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन में है तो हाफ फिल्ड स्टेट होनी चाहिए पहली बात, और नाइट्रोजन के ठीक नीचे है तो मुझे पता है नाइट्रोजन कौन सी वाली है, मैं P ब्लॉक का पहली रो में, P ब्लॉक की पहली रो है तो क्लिक करते ही मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि P ब्लॉक पहली रो मतलब मेरा सेकेंड ऑर्बिटल है, यही है। तो सेकेंड ऑर्बिटल में भरा जाना चाहिए, और नाइट्रोजन के अंदर मेरा अगर हाफ फिल्ड स्टेट है तो फॉस्फोरस में भी हाफ फिल्ड स्टेट होगी, लेकिन इसके नेक्स्ट है तो थर्ड आएगा, आवर्त सारणी तीसरी होगी तो 3s2 3p3, और उससे पहले वाला नोबल गैस नियॉन। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी, नेक्स्ट टाइम इससे भी जल्दी आंसर देना। नियॉन है ना, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है 3s2 आया और 3p3 आया, ये कितने हो गए 5, 10वां क्या है नियॉन, 15 ही तो है, P15 सामने लिखा हुआ है। अब मुझे कोई जिगजैग नहीं बनाना पड़ा, नहीं बनाया ना, मुझे नोबल गैस ध्यान था, मुझे इसकी पोजीशन पता थी, छूटते ही मैंने आवर्त सारणी यानी आउटर मोस्ट कक्षक कौन सा होगा वो पता किया, पोजीशन पता है, हाफ फिल्ड स्टेट है 3s2 3p3, 5 इलेक्ट्रॉन 10, यानी 10 कहाँ से आए नोबल गैस से, नोबल गैस 10 में कौन सी होती है नियॉन होती है। क्लियर? वी डिडंट टेक एनी टाइम टू फाइंड दी जिगजैग बना रहे हैं, फिर उसको एरो बना रहे हैं, फिर उसको राइट डाउन कर रहे हैं, वी सेव टाइम फॉर आवर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। क्लियर? अब इसको भरना देख लेते हैं। ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट एक ट्यून करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट चलिएगा, क्लिक करिए। 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए, क्लिक करिएगा। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमारे क्लिक करते जाओ, P6 में आ गए, फिर हमारे नेक्स्ट थर्ड शेल शुरू हो गई, और अब जो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आपके सिंगली ऑक्यूपाएंगे। हुंस रूल क्या कहता है कि 3 अगर कक्षक आपके उप कक्षक खाली हैं, समान ऊर्जा वाले हैं, तो आपके तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, अनपेयर्ड अप नहीं होंगे। और फॉस्फोरस के नेक्स्ट क्या है भाई, नहीं याद आए तो ये सोच सकते हो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो सल्फर होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जब आप याद करते हो तो आपको ये हेल्प भी करती हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे सल्फर होता तो सीधी सी बात है P4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ना। और वो मालूम है हमको कि जब सल्फाइड आयन की बात करते हैं तो सल्फाइड आयन में सीधा सा मुझे H2 माइनस दिखता है। कहाँ से आया H2? याद करना हो तो बस छोटे छोटे टिप्स हैं ये। हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन का तो सीधा सा बताया +1 आएगा, रेयर केसेस में माइनस आता है, अदरवाइज +1 आता है। +1 आता है, ये सीधा H2S यानी 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, S2 माइनस हो गया, और द रिवर्सिबल वाइस वर्सा। नेक्स्ट लीजिएगा, नेक्स्ट ले लो, स्किप कर दो, इसमें कुछ खास नहीं है, बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट ले लीजिए। अब ये पहले एक बार ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ प्रश्न इस पे आधारित भी होते हैं, और ये फिर वही रिवाइज कर रही हूँ मैं, आपसे रिपीट कर रही हूँ कि हमको पीरियोडिक टेबल में तत्वों की अगर पोजीशन ध्यान है तो हम अर्धपूरित और पूर्ण पूरित की स्टेबिलिटी के आधार पे सीक्वेंस बना सकते हैं, या कौन सा अधिक स्थायी होगा कौन सा कम ये बता सकते हैं। ठीक है, और अर्धपूरित पूर्ण पूरित उपकक्षक सबसे अधिक स्थायी के होते हैं, ये एक बार अपन देख लेते हैं। 3 कारण हैं इसके, हालांकि आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनों का सममिति वितरण, समान वितरण, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी शब्द में आप समझ सकते हो इसको। जैसे कि हाँ, मैंने एक उदाहरण लिया है आपका 3D में, ये हमारे पास डी कक्षक है। ठीक है, पांचों आपके समभ्रंश हैं, डीजेनरेट हैं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन की 5 इलेक्ट्रॉन की 3D में ऐसे आएगी। अब इसके आने से क्या मेरा फर्क रहा, आपेक्षिक रूप से कम परिलक्षित हैं, एक दूसरे को शील्डिंग कर रहे हैं, है ना, कम कूलम्बिक प्रतिकर्षण ऊर्जा है, और तीसरा क्या है, एक्सचेंज एनर्जी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आइए, विनिमय ऊर्जा।
विनिमय ऊर्जा सबको मालूम है एक्सचेंज एनर्जी होती है। नेक्स्ट कर लीजिए, मैं इसको बता देती हूँ। और ये एग्जाम्पल है आपका। मैं अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन को देखती हूँ इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 1 2 3 4, सेकेंड वाले की इतनी, थर्ड वाले की इतनी, 4 वाले की, इन सब को अगर मैं समायोजित करती हूँ, सम अप करती हूँ, तो मेरे पास इतना सारा एक्सचेंज एनर्जी है जो इसको औरों से अधिक स्थायी बना रही है। क्लियर है? और ये आपकी पुस्तकों में ही दिया हुआ है, तो इसलिए नोट नहीं करिए, सिर्फ समझ लो इसको। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गए जो हाफ फिल्ड स्टेट को औरों से अधिक स्थायी बनाते हैं। और अधिकतर ये देखा गया है कि अगर क्लोज टू हाफ फिल्ड स्टेट हो तो हाफ फिल्ड स्टेट पहले भरी जाती है और इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कक्षक में ऑड नंबर में पाया जाता है। 1-2 उदाहरण लेंगे, आप बता सकते हो? पहले कोई उदाहरण ऐसे बता सकते हो जो हाफ फिल्ड अर्धपूर्ण अवस्था में पहुंचने वाला हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या पूर्ण पूरित में पहुंचने वाला हो, और वो अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेंज करके कॉपर, चलो मान लेती हूँ। उससे पहले कोई और उदाहरण मैंने सोचा था, आप बोलेंगे। मैग्नीज से पहले कुछ आता है क्या? क्लिक करिएगा। क्रोमियम, क्रोमियम। सीजियम किसने बोल दिया था भाई? सीजियम नहीं आएगा बेटा, क्रोमियम। अभी तो बोला था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। और मैग्नीज मुझे पता है हाफ फिल्ड स्टेट है 25। और ये 25 कैसे है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। स्कैंडियम कहाँ से शुरू हुआ? कैल्शियम के बाद। कैल्शियम 20 है तो D1 2 3 4 10, 30 पे जिंक। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मान लो पूछ लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट पूछ लेते हैं, तो कोबाल्ट कब आता है? 29 में ही भैया, 27। और इसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन है? 7, क्योंकि 20 और 7 27। ठीक है, तो जब ये चीजें भी आप पढ़ते हो तो उसको थोड़ा सा गौर कर लिया करो। नेक्स्ट चलिएगा। टाइटेनियम 22 इलेक्ट्रॉन से क्लिक नहीं करना, भी 22 इलेक्ट्रॉन है। और अपने को पता है टाइटेनियम की पोजीशन कहाँ है, TI, अभी अपन ने बात किया था स्कैंडियम के जस्ट बाद में। 22 है तो D2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाह्यतम कक्षक क्या होगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हमारा? इसका क्या होगा? जब मेरा ये फर्स्ट रो ऑफ D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल की पहली रो है, तो सीधी सी बात है मैं 4th पीरियड की बात कर रही हूँ, क्योंकि 4 - 1 3D शुरू होता है। क्लियर? तो ये तो हमारा 4s2 तो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट मेरा 4p खाली पड़ा है, लेकिन बीच में क्या भरा जाएगा? D, और ये D में ही है, और D का दूसरा तत्व है। तो दूसरा तत्व है तो कैल्शियम तक मेरे ये 20 हो गए, तो क्या होना चाहिए? 3D2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर? इसको देख लेते हैं एक बार। और यही चीज़ हम यहाँ, तो मैं इसको स्प्रेड कर, हाँ क्लिक करिए, स्प्रेड करके कर रहे हैं। और नहीं तो हम इसको नोबल गैस से भी कर सकते हैं। 20 से पहले नोबल गैस 18 पे कौन आती है? आर्गन। कुछ एक उदाहरण इस तरह के हैं, जल्दी से ले लेते हैं इनको। वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 23, D3 कॉन्फ़िगरेशन। 23 के साथ क्लिक करना चाहिए, D3 कॉन्फ़िगरेशन। निकल है तो 28, D8। कॉपर 29 तो D9। जिंक अपना 30 है ही तो D10 है ना। आगे चलिएगा। क्रोमियम 24। अब 24 का D4 है, तो कायदे से हमारा ये होना चाहिए था। एज पर रूल हम नॉर्मल जो चल रहे हैं ये है, पर अभी मैंने आपको क्या बताया? क्लोज टू हाफ फिल्ड स्टेट D4 है ना, और D5 होते ही अर्धपूरित में आ रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी रहे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो इसके पास विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएगी और ये अधिक स्थायी हो जाएगा, तो हमारे पास स्टेबल स्टेट आएगी। अक्सर हमारे पास जो क्रोमियम का होता है वो, नेक्स्ट लीजिएगा, इसमें क्लिक करो। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाता है और हमारे पास ये अधिक स्थायी ऊर्जा हो जाती है। ये नीचे आएगा, अभी क्लिक करो, अधिक स्थायी अवस्था आ गई। क्यों? क्योंकि अब आपके 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अर्धपूरित अवस्था में है और इनकी विनिमय ऊर्जा अधिक हो गई, क्योंकि पांचों आपके एक से ऊर्जा पे आ गए। 4s भी आ गया और 3D भी आ गया। क्लियर? तो ये अधिक स्थायी होगा। यही सिद्धांत आपके कॉपर के लिए। क्लिक करिएगा, सिंपल सा है, उसमें भी आपको यही दिखाई देगा। तो ये याददाश्त के ये कुछ पॉइंट हैं। D4s2 होगा तो D5s1 हो जाएगा, D9s2 होगा तो D10s1 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक यहाँ पे मैं बात आपको बता देती हूँ, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लास्ट में आता है जिंक, मरकरी और
यही है ना? मैं कई बार गलत हो सकती हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना ना, एग्जाम आप लोगों को देना है। सही हूँ? क्या है? देखा, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया, इसने नोट किया। कैडमियम और हाइड्रोजन बेटा, मरकरी बच्चे, पारा है, इसको तो याद रखो। इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा कि कितने लोगों ने याद किया। तो ये आपका पहले, ये आपका बाद में, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, ये हमारा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी जो एक्चुअली संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कुछ उदाहरण देते हुए, उनमें से एक ही उदाहरण होगा पूरी सीरीज, और ये कहाँ पे है, और पीरियोडिक टेबल बहुत आगे होगी, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जिंक का D10 है, 1 से लेके स्कैंडियम से लेकर के ये जिंक पे आ गए। जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, तो ये जो अपना लास्ट कहलाती है, ये कहलाती है सूडो ट्रांजिशन। और आपसे पूछा जाता है कुछ कुछ उदाहरण देके, कोई भी उदाहरण दे देंगे, मैग्नीज वाला उदाहरण दे देंगे, आयरन के ग्रुप का दे देंगे, और उसमें एक ही डाल देंगे कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, संक्रमण तत्वों को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिनमें डी कक्षक भरा जा रहा हो, यही कहते हैं ना, जिनमें डी कक्षक भरा जा रहा हो या इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जा रहे हो। और यहाँ क्या है, पूर्ण भरा हुआ है, कंप्लीट है ना, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में होते हुए भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको कॉइनेज मेटल पूछते हैं। कॉइन एज, COIN, कॉइन, सिक्के, सोना चांदी, सही पकड़ा। क्या है बताओ? कॉपर, चांदी नहीं, अब सिंबल बोलो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और ये कहाँ है D9 कॉन्फ़िगरेशन वाले? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नहीं, यही है सिर्फ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और इससे कैसे याद करते हो? आपके सबसे पहले सिक्के कहाँ से शुरू हुए थे? बचपन सबका निकला है, सबने कहानियां सुनी है दादा दादी से, नाना नानी से, और सबने राजाओं की सिक्कों की जरूर कहानियां सुनी है, 100% सुनी है ना। काय के सिक्के चलते थे? स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। फिर थोड़े और हम चांदी पे आ गए, फिर हम सिल्वर पे आ गए, और अब हम बिल्कुल एलॉय पे आ गए। पर ये तो तय है कि कॉइनेज मेटल की बात आएगी तो हमारे यही आएंगे, है ना। नहीं, मिट्टी की नौबत नहीं आएगी अभी। हमारी तरक्की, आप जो यूथ हो, बहुत एनर्जेटिक हो, और इंडिया को इससे वापस स्वर्णलुगी में ही लाओगे, नीचे नहीं ले जाओगे, आई एम श्योर। मेहनत करनी होगी बस। तो ये जो चीज़ है, जब हमें पूछा जाए कॉइनेज मेटल कौन से हैं, तो हमको ध्यान होना चाहिए, है ना। ऐसे चाल्कोजेंस सुना तो है भाई, ये चाल्कोजेन मैम ने कुछ कहा है, P ब्लॉक में आते हैं, गुड। चाल्कोजेन का मतलब होता है जो ओर फॉर्मिंग हो, है ना, जो ओर से बनते हो। और वो कौन से हैं आपके? ऑक्सीजन वाला ग्रुप, पूरा ऑक्सीजन का। तो ये छोटी छोटी सी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टिप्स हैं जो आपकी किताबों में भी दी हुई हैं, पर ये एग्जाम के लिए आपको हेल्प करती हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम ये चीज़ें स्किप कर देते हैं। होगा कोई चाल्कोजेन एलिमेंट्स अपने को नहीं मतलब, होगा कोई कॉइनेज मेटल, बट जब कॉइनेज मान लो आपने नहीं भी पढ़ा फॉर एग्जाम्पल नहीं भी पढ़ा, और जब शब्द आया कॉइनेज, तो क्लिक करना चाहिए, उसको गौर से पढ़िए कि कॉइनेज यानी कुछ सिक्के से संबंधित बात है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि सिक्का बनाने वाले मेटल, सिक्का बनाने वाले मेटल हमें पता है कौन कौन से होते हैं, बचपन से जो चीज़ पढ़ते हैं उसको कोरिलेट करिए और इमीडिएटली आइडेंटिफाई करिए, दीज आर द कॉइनेज मेटल्स। ऐसे जब डी तत्वों में हम ट्रायड की बात करते हैं, 9 तत्वों का ग्रुप है, निकल, आयरन, और कहाँ से शुरू किया था हमने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल। कॉपर जिंक की हमने बात कर ली। ये जो ग्रुप है आपका 9 का, ये ट्रायड कहलाता है। मतलब ये 1 2 3, और इसको आपने ग्रुपिंग किया होगा तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड होता है, और ये आपका कौन सा कहलाता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, तीनों को एक साथ करते हैं ना। ये 9 तत्वों की एक सी प्रॉपर्टी होती है, इनको हम ट्रायड ग्रुप में कहते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जिस तरह से अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो चूंकि अभी आपकी नेक्स्ट सर आ गए हैं तो मैं यहीं कटिल करती हूँ काम अपनी चीज़ों को। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें और पढ़िए कि जो 9 एलिमेंट है वो एक साथ क्यों हैं, कॉइनेज एलिमेंट कौन से होते हैं, चाल्कोजेन कौन से होते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, ताकि अपने को एग्जाम में अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है तो उसको हम छोड़े नहीं। क्लियर? तो कल जब मिलेंगे तो पीरियोडिक टेबल की पूरी याद होगी।